सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। कल तबीयत खराब होने के कारण मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया, इसका मुझे खेद है, लेकिन जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको वीडियो या पीडीएफ के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आज के वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। पहला है डॉक्टर रघुराम राजन जी का विचार, देखेंगे इकोनॉमी के संदर्भ में उनके विचार कितने सही हैं और वर्तमान समय में उन्होंने जो बातें रखी हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, देखेंगे आखिर यह प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या है, इसमें भारत का स्थान क्या है और इसके मायने क्या है। आइए दोनों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रघुराम राजन जी के विचार पर। अब देखिए, जैसे कि इनका नाम बड़ा है तो हम यहाँ इसके बाद जो है कि इनका नाम सिर्फ राजन जी के नाम से संबोधित करेंगे। जैसे कि आपको पता है रघुराम राजन जी आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं और वर्ष 2013 से 2016 तक इन्होंने अपने इस पद पर सेवाएं दी हैं। स्वाभाविक है, व्यक्ति जब आरबीआई के पोस्ट पे रह चुके हैं, उसके गवर्नर रह चुके हैं और उस समय की परिस्थितियों को उन्होंने देखा है और फेस किया है, इंडियन इकोनॉमी के विषय में ये खास जानकार माने जाते हैं। साथ ही साथ विश्व के संदर्भ में भी ये उन अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं जिनकी समाज और अर्थव्यवस्था को देखने के नज़रिए पर काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल यह है कि 2008 में जो मंदी आई थी तो यह उन अर्थशास्त्रियों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने 2008 से पहले ही बता दिया था कि इस समय एक हम मंदी की ओर अमेरिका बढ़ रहा है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला था। अर्थात इनका जो विजनरी प्लान है इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफ़ी जो है कि स्वीकार किया जाता है और इसी के क्रम में राहुल गांधी ने इनको क्या किया, अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए एक जो है कन्वर्सेशन किया, उसी के संदर्भ में पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। अगर इनके विषय में थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दूं तो यह पहले आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। साथ ही साथ 2003 से 2006 तक इन्होंने आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अर्थात जो वहाँ पे रिसर्च होता है आईएमएफ में उसके यह डायरेक्टर रह चुके हैं। भारत के वित्तीय सुधार के लिए जो योजना आयोग द्वारा एक जो है कि कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का भी ये नेतृत्व कर चुके हैं और वर्तमान समय में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अब ये जो कन्वर्सेशन हुआ, इस कन्वर्सेशन के पीछे का कारण ये है कि वर्तमान समय भारतीय अर्थव्यवस्था और पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था लगभग लॉकडाउन के कारण अनेक चुनौतियों को सामना कर रही है। चुनौतियां दो रूप में हैं, कैसे जनधन की हानि को कम किया जाए और दूसरा जो अर्थव्यवस्था की कंडीशन खराब होती जा रही है, सरकारों के पास पैसा समाप्त होता जा रहा है, कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन सरकार के पास आय का स्रोत नहीं है। इन प्रकार की चुनौतियाँ आज पूरे विश्व में बनी हुई हैं और इन्हीं चुनौतियों और इन्हीं सब मुद्दों पर राहुल गांधी ने क्या किया कि यह एक प्लान बनाया कि वो क्या करेंगे, विश्व के अनेक एक्सपर्ट्स के साथ जो है कि प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करें और उन एक्सपर्ट्स में सबसे पहला एक्सपर्ट जो उन्होंने चुना वह है जो है कि डॉक्टर रघुराम राजन। यह भारतीय हैं और वर्तमान समय में यह जो है कि अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को देखने के नज़रिए को जब ये आरबीआई गवर्नर के रूप में थे तो उस समय काफ़ी इनको ख्याति प्राप्त हुई थी और साथ ही साथ इनको वर्ल्ड की लीडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपनी सेवाओं देने का अनुभव है। इसी के कारण जो है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले इनको यहाँ चुना। अब देखिए, मैं उनकी बातचीत का आपको जो है कि कंसाइज करके उस थीम को बताता हूँ। राहुल गांधी द्वारा जो यहाँ पहला प्रश्न इनको किया गया वो यह था कि राजन जी से कि क्या आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में रघुराम राजन ने कहा कि सरकार पहले लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरीके से डील करने में नाकामयाब रही है, अर्थात वो कामयाब नहीं रही है। कुल मिलाकर पहला जो लॉकडाउन था उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। अब ये अच्छे संदर्भ का मतलब ये है कि लॉकडाउन को जो है कि जैसे इम्प्लीमेंट किया गया, मजदूरों को लेकर क्राइसिस हुई, जो लोग जहाँ थे वहाँ फंस गए, तो इसको जैसे कि अन्य देशों ने जैसे आपने देखा हुआ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, उन देशों ने अपनाया। 2 दिन का समय दिया गया, उसके बाद लॉकडाउन किया गया। जो लोग बाहर गए अर्थात अपने घरों को लौटे उनको क्वारंटीन किया गया, तो ये किया गया। हालांकि भारत के साथ चुनौती एक ये भी है कि हम जिन देशों के साथ तुलना
तुलना कर रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है, भारत में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, लिटरेसी और जो है कि अवेयरनेस की भी कमी है। इसके कारण कुल मिलाकर जो इनके नज़र में कि क्या हुआ, जो सरकार ने पहला लॉकडाउन का स्टेप उठाया वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया और उसके वजह से जो है कि दूसरा लॉकडाउन अपनाना पड़ा। लेकिन अब जो है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रघुराम राजन जी के संदर्भ में इस समय आवश्यकता है अर्थव्यवस्था को खोलने की, अर्थात जो इंडियन इकोनॉमी है जिसको हमने लॉकडाउन करके हमने अभी बांध दिया था और उसका उद्देश्य था कोविड-19 से निपटना। अब हम कोविड-19 से निपटने के साथ साथ हमें इंडियन इकोनॉमी को भी सोचना होगा, उसके संदर्भ में भी देखना होगा। इसलिए डॉक्टर रघुराम राजन जी के संदर्भ में क्या है, लॉकडाउन को अब आगे बढ़ाए जाने से अच्छा विकल्प ये होगा कि उसको कुछ शर्तों के साथ खोला जाए। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि जैसे पहला था वैसे बिल्कुल खोल दिया। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ये लग सकता है कि ये डॉक्टर रघुराम राजन जी जो है कि कांग्रेस के व्यक्ति हैं। पहली बात तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार की धारणा को आप त्याग दीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी या जो है कि सोसाइटी को देखने के हजार तरीके हो सकते हैं, हजार नज़रें हो सकती हैं और आपको क्या करना है, तर्कों को लेना है, तर्कों को अपने वर्तमान समय की कसौटियों पर देखना है और उसके बाद जब आपको कोई विचार अच्छा लगता है तो उसको अपनी कॉपी पे क्या करना है, लिख देना है। ये इसके किसी भी विचार के कुछ मेरिट्स हो सकते हैं, कुछ डेमेरिट्स हो सकते हैं। इसलिए आप कितना सहमत होते हैं इस पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने अपने दिमाग को खोलकर इन विचारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितनी तार्किकता से इनको खारिज कर रहे हैं। ना कि सिर्फ ये कि आप जो है कि क्या है, किसी पार्टी के जो है कि विषय में अच्छा मत रखते हैं या खराब रखते हैं। इनकी जो है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोई खास जगह नहीं होती। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि आप इनके विचारों को देखिए और उसको अपनी तार्किकता के कसौटी पे कसने का प्रयास कीजिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि लॉकडाउन को जो है कि खोलने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के विषय में सोचने की ज़रूरत है। और यह इसलिए ज़रूरत बताई गई क्योंकि भारत में असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है। असंगठित क्षेत्रों में जो है कि जो कामगार मजदूर हैं उनकी स्थिति काफ़ी खराब होती चली जा रही है। तो साथ ही साथ एक ऐसा समय है कि अगर हमने अब अपनी इंडियन इकोनॉमी को नहीं खोला तो सरकार के पास जो राजस्व था, जो पैसे आने का स्रोत था, वो समाप्त हो जाएंगे और फिर सरकार कल्याणकारी कार्य भी नहीं कर पाएगी जो वर्तमान समय में कर रहे। खैर, तो ये पहले प्रश्न का इन्होंने जो है कि जवाब दिया। उन्होंने कहा भारत के संसाधनों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने यह कहा कि जिस तरह यूएसए और यूरोपीय यूनियन ने अपने देश की जीडीपी का लगभग 10% जो है कि लोगों को राहत पैकेज के रूप में खर्च किया है, उस संदर्भ में भारत में यह संभव नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी छोटा है, सरकार के पास पैसे की लिमिटेशन है और उसको अन्य भी कल्याणकारी कार्य करने हैं। तो हम सरकार से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी जो है कि जीडीपी का 10% खर्च कर दे। लेकिन फिर भी अगर हम 10% जीडीपी का खर्च नहीं कर सकते हैं तो जो है कि हमें जो है कि कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा जिससे सरकार के पास पैसा आता रहे और सरकार अपने कल्याणकारी कार्यों को जारी रख सके। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसके विकल्प के रूप में हम यह सोचें कि हमें क्या करना है तो हमें यह देखना होगा कि लॉकडाउन को खोलना और लॉकडाउन को खोलते समय हमें क्या करना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे और कड़े कदम इसलिए उठाने होंगे जिससे कि क्या हो सके कि जो संक्रमण को रोकने में हमने थोड़ी सी भी जो है कि अच्छाई दिखाई है, अर्थात मतलब हमने जो कुछ भी हासिल किया है ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसलिए हमें क्या करना होगा, जब हम अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको खोलना होगा और शर्तों के साथ खोलना होगा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या करना है और कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के लिए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की जाती इनको जारी करने की ज़रूरत है। इनका मानना है कि जब हम लॉकडाउन खोलेंगे तो क्या होगा, कुछ केसेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 100% केसेस को रोक दें, अर्थात ऐसे समय का इंतजार करें जब एक भी केसेस ना आए और तब अर्थव्यवस्था खोलें, यह संभव नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम जब लॉकडाउन खोलेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों
दोनों चीज़ें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है अर्थव्यवस्था भी ठीक से चलती रहे और लोग क्या करें, सोशल डिस्टेंस को माने, मास्क की हमने जो व्यवस्था कर रखी है लोग उसको फॉलो अप करें, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जहाँ पे कार्य होगा वहाँ पे किया जाए, और साथ ही साथ जहाँ पे कार्य होना है तो जो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना है तो वहाँ पे 2 यूनिट चलती थी, अब 3 यूनिट चलाइए, 8-8 घंटे की शिफ्ट चलाइए। साथ ही साथ हर यूनिट में लोगों को कम रखिए, जिससे एक यूनिट अगर इन्फेक्टेड होता है तो क्या हो, दूसरे यूनिट को इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात, जब भी एक यूनिट का कार्य खत्म होता है तो उसको वहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे लोगों ने काम किया है वहाँ पे जो है कि डिसेंटेनाइजेशन अर्थात वहाँ पर जो डिसइंफेक्शन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको किया जाए, अर्थात वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था रखा जाए। साथ ही साथ अन्य वह जो तरीके हैं जिनसे हम रोक सकते हैं कोविड-19 को, उन सभी को फॉलो किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ की भी कहा कि हमें टेस्टिंग रेट बढ़ाने की आवश्यकता है। टेस्टिंग रेट का मतलब है कि हमारे पास जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं या जो लोग इन्फेक्टेड हैं जिनको लग रहा है कि उनको संक्रमण हो सकता है, तो हमें टेस्टिंग रेट जब हम बढ़ाएंगे तो हमें एक्चुअल में पता चल सकेगा कि केसेस कहाँ कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे वर्तमान समय का हम अगर देखें तो आपको लग रहा होगा कि डेली 1500 से लेकर 1800 केसेस बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो इतने नहीं बढ़ते थे, तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था, ऐसा नहीं कि इंडिया में केसेस कम हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम टेस्ट ही कम कर पा रहे। जब टेस्ट हम कम करेंगे तो केसेस पॉजिटिव हमारे पास क्या है जो है कि कम आएंगे, और जब हम टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो जो भी केसेस है वो हम निकल कर सामने आएंगे, तो हमको पता चलेगा अरे आज तो हमारे पास इतने केस आए। तो ठीक इसी तरह से वर्तमान समय में जो हम केसेस देख रहे हैं ज़्यादा, ये ऐसे नहीं कि इस समय इन्फेक्शन बढ़ा, इन्फेक्शन पहले का ही था। अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट की हम जब गति बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास केसेस ज़्यादा है। तो लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए कहा गया कि भारत में अभी अगर हम प्रति 1000 व्यक्ति देखें तो जो है कि ये प्रति 1000 पर 0.57 व्यक्ति क्या करा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो भारत में लगभग 1800 लोगों पर एक टेस्ट हो रहा, और इसके पीछे का कारण क्या है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब हम क्या करते हैं परसेंटेज में देखते हैं तो ये अनुपात कम दिखाई दे रहा है, अर्थात 1800 लोगों पे अभी हम एक टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम जो है कि इटली से तुलना करें तो वहाँ प्रति 1000 जो है कि क्या हो रहा है, 30 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, अर्थात 1000 पर 30 लोगों को, और हमारे यहाँ 1800 लोगों पर एक लोग को टेस्ट किया जा रहा है। यूएसए के संदर्भ में देखें तो चूंकि वहाँ की भी जनसंख्या कम है तो वहाँ पर प्रति 1000 17 व्यक्तियों को टेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जो विश्व में जो देश ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं उनको एक्चुअल केसेस पता चल रहे हैं, तो हमें भी अपने टेस्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ लोगों को खाद्यान्न का अभाव क्रिएट ना हो, इसके लिए रघुराम राजन का विचार है कि हम टेम्परेरी राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मजदूर हूँ, मैं किसी राज्य का व्यक्ति हूँ और मेरा राशन कार्ड घर पे रह गया और मैं किसी दूसरे राज्य में लॉकडाउन के कारण में फंसा हुआ हूँ, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को भी क्या है, राशन की तो ज़रूरत है। अब वो राशन कार्ड के अगर उसके पास नहीं है तो वहाँ की जो प्रशासन है उसको राशन नहीं देगी, इसलिए टेम्परेरी राशन कार्ड की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। अगर हम यह नहीं करते हैं तो एक जो है कि भूख और जो है कि कुपोषण की बीमारी जनरेट हो सकती है, जो कि ज़्यादा चिंताजनक है, इसलिए टेम्परेरी राशन कार्ड की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ गरीबों की आवश्यकता और उनकी आजीविका को देखते हुए रघुराम राजन जी का विचार है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना चाहिए। अगर हम 65,000 करोड़ रुपए को देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जैसा कि डेटा दिया कि लगभग अगर हम इंडियन जीडीपी को देखें, इकोनॉमी के आकार को देखें, तो इंडियन जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ की है, और उस तरह से अगर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, अर्थात हम बहुत माइन्यूट खर्च कर रहे हैं, और इसको खर्च करके हमारे जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, जो भी हमारे यहाँ मजदूर श्रमिक परिवार के लोग हैं, उनको हम सहायता पहुंचा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह यह जिक्र नहीं किया कि ये रकम कैसे दिया जाए, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए या कंपनियों को दिया जाए जिसमें वो रोजगार कर रहे हैं कि कंपनियां अपने आप को सर्वाइव कर सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, या कृषि क्षेत्र को दिया जाए, इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता जरूर महसूस की है कि हमें क्या करना है कि लगभग हमें अपने जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनके लिए जरूर सोचने की जरूरत है।
फिर एक प्रश्न आया उनके सामने राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, वो है कि पोस्ट कोविड-19 स्ट्रेटेजी बेनिफिट क्या हो सकता है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी, तो आपको लग सकता है कि क्या है कि मैं तो राहुल गांधी जी को इतना सम्मान दे रहा हूँ। हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। तो कोई भी व्यक्ति, जब तक आप स्टूडेंट हैं और जब तक मैं टीचर हूँ, हमारा कभी भी किसी से इंटेलेक्चुअल गैप नहीं हो सकता, दूरी नहीं हो सकती। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हमने जिस एक शख्स को लेकर सबसे ज़्यादा आंसू बहा, वह थे हमारे इरफान खान। तो इरफान खान के संदर्भ में क्या है कि हर व्यक्ति हर विचार को तरजीह देना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हर व्यक्ति के लिए जी शब्द का यूज करना गलत नहीं, एक अच्छी परंपरा है। इसलिए मुझे करना पड़ता है कि मैं देखता हूँ कि आप किसी के विषय में किस तरह के व्यवहार रखते हैं, विचार रखते हैं, और ना सिर्फ विचार रखते हैं, आप उसको लिखते पढ़ते हैं। खैर, ये आपका देखने का नज़रिया हो सकता है। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने डॉक्टर रघुराम राजन सिंह से प्रश्न किया कि क्या हम पोस्ट कोविड-19 के बाद कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसका हमें लाभ मिल सके, अर्थात इंडिया को लाभ मिल सके। तो उन्होंने इस चीज़ का कहा कि देखिए, इस समय सबसे पहले तो हर देश के पास जो है कि चुनौतियां हैं, अर्थात निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको हम कोविड-19 के बाद यूज करके हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे। और उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको कुछ ऐसा स्वरूप देना होगा जिससे हम क्या कर सकें, पोस्ट कोविड-19 का लाभ उठा सकें। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इस समय चीन से लगभग 1000 कंपनियां बाहर जा रही हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया, तो बाहर जाने में इंडिया से ज़्यादा प्रेफरेंस उनका कहाँ, वियतनाम है, ताइवान है, अन्य जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहाँ का इकोनॉमी का जो है कि पूरा स्ट्रक्चर अलग है। क्या क्या अलग है मैं बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पर डील करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वह जो वरीयता उनको दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मिल रही है, अगर हम भी उसी प्रकार के चेंजेस इंडिया में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सकता है। और इसके वजह से क्या होगा, जो हम चीन से आयात करते हैं उस आयात में कमी आ सकती है। हमारे इंडियन सेक्टर को अधिक जब कंपनियां आएंगी यहाँ पर तो रोजगार मिल सकता है। और इस तरह से जो हमें एक मजदूरों की समस्या देखने को मिल रही है, या भविष्य में किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूम किया जाए, इन सभी चीज़ों का समाधान हो सकता है। इसके बाद बात की गई पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में, अर्थात जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो गाँव के लेवल पे, उस पर बात की गई। तो वहाँ पर राहुल गांधी और जो है कि डॉक्टर रघुराम राजन, दोनों लोगों का विचार ये है कि इस समय जो है कि सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, खासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि डीएम ही सब कुछ इस समय सर्वे सर्वा है, और जो हमने पंचायती राज व्यवस्था बनाया था, वो पंचायती राज व्यवस्था अपने सभी उद्देश्यों में खरी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि उसके पास अधिकार और संसाधन कम है। यह जो है कि एक चिंताजनक मुद्दा है, इसको लेकर भी बात की गई। उसके बाद बात की गई समानता और असमानता को लेकर, कि उन्होंने कहा कि इस समय हमको लग रहा है कि असमानता बढ़ रही है, राहुल गांधी जी का कहना है, और असमानता बढ़ रही है, इस असमानता को हमें कम करना है। अब देखिए, असमानता को कम करने का मतलब है कि सभी के पास आय हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अंबानी बन जाएं या सभी लोग गरीब बन जाएं। इसका मतलब ये है कि सभी को जो है कि अवसर का लाभ मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी के पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें वो मिल पाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें गुड जॉब क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है, अर्थात हमारे पास रोजगार ज़्यादा हो, रोजगार की स्थिति ज़्यादा हो। गुड जॉब का मतलब है कि जहाँ पर आपको स्थायित्व मिले, अच्छा पे स्केल मिले, अच्छी सुविधाएं मिलें, कार्य करने की दशाएं अच्छी हों, इन सभी चीज़ों को ज़रूरत है। इसके साथ साथ सोशल हार्मोनी पर भी बात की गई कि हमें, जब हम कोविड-19 से निपट रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशल हार्मोनी को मेंटेन करें। इसका मतलब है जो हमारा सामाजिक ताना बाना बना है कि हम ना हिंदू मुस्लिम नहीं है, अलग अलग नहीं है, हम नागरिक हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जाति व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा अपने से ऊपर उठकर सोचना होगा,
मानवता के ऊपर सोचना होगा। और जब हम मानवता को केंद्र में रखेंगे तो अपने आप जो हमारे बीच में जो धारणाएं हैं, जो हमारी रूढ़ियां हैं, वह थोड़ा सा दब जाएंगे। क्योंकि इस समय अगर हम अलग अलग होते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम जो मुस्लिम भाई हैं, जो है कि जो सब्जी बेचते हैं, हम उनसे नहीं खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका इशारा जो हिंदू मुस्लिम एक जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है बार बार, उसको रोकने के प्रति था। तो ये था डॉक्टर रघुराम राजन जी का विचार जो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में दिया। अब देखिए, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि इस कहानी जो मैंने अभी तक बताया सुनाया आपको फायदा क्या। इसका मतलब यह है कि जब आपसे समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाए और आपको लगता है किसी चीज की समीक्षा करनी, आप क्या करिए, इन्हीं विचारों को कह दीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके विचार हो, आप उनका किसी व्यक्ति का नाम, डॉक्टर रघुराम राजन, जैसे कई बार आप कोट करते हैं कि अमर सेन के अनुसार ये, डॉक्टर रघुराम राजन के अनुसार ये, या जो है कि कोई भी अर्थशास्त्री को आप लेकर नाम करते हैं, तो इनका आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा कि वर्तमान सरकार अपने कुछ पॉलिसी लेकर आएगी। जब पॉलिसी लेकर आएगी तब आप फिर से इन विचारों को एक बार पढ़िएगा और देखिएगा कि कहाँ तक दोनों विचार मैच करते हैं, कहाँ तक एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। और आने वाले समय में राहुल गांधी जिन अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों से बात करेंगे, उन सभी में क्या अंतर आता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इसको समझने से पहले एक शब्द समझिए, और वह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप देखिए, कोई साहित्य लिखते हैं, कोई आइडिया जनरेट करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, या कुछ जो है कि अलग सा प्रोडक्ट आप बना देते हैं, अर्थात कुछ इनोवेशन आइडिया होता है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेके आते हैं। इस समय क्या करना होता है, आप कुछ मेहनत करते हैं, आप समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। तो जिस तरह से आप पैसे कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, जैसे आपने रोजगार किया, आपने कोई बिजनेस किया, कोई जॉब किया और उससे कुछ पैसा प्राप्त हुआ, तो उस पैसे पे क्या होता है, आपका अधिकार होता है ना। ठीक इसी तरह से जब आप लिटरेचर लिख रहे हैं, जब आप जो है कि कोई आइडिया जनरेट कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें भी आपने क्या किया, समय और ऊर्जा खर्च किया है, अर्थात अपना परिश्रम खर्च किया है। तो जिस तरह से परिश्रम से प्राप्त धन पर आपका अधिकार होता है, ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को यूज करके किसी नई चीज का जनरेट करता है, तो उस आइडिया, उस विचार, उस लेख, उस जो है कि लिटरेचर पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको जनरेट किया है। इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, संपदा ये है क्योंकि आपने इस पर मेहनत किया है, अधिकार इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने मेहनत किया है, तो दूसरा कोई व्यक्ति इसको उसी रूप में यूज ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं एक नया स्टार्टअप खोलूंगा, मैं स्टार्टअप का आइडिया लेके आया, मेरे पास अभी पैसे की कमी है, मैं कुछ दिन बाद मैं इस आइडिया को चालू करूंगा। आपको मैंने बताया, आपने क्या कर दिया, नया जो है कि आप उस स्टार्टअप को आपने खोल दिया। तो समय और ऊर्जा मेहनत सब तो मेरी थी, आपने क्या किया, इसका मिसयूज किया। तो इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए, इसका उद्देश्य यह होता है कि जो भी आप मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता है, अर्थात आपका दिमाग कि जो क्रिएटिविटी है उसका यूज होता रहे, उसको प्रोत्साहन मिले। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट लिखा और आपने उसको बिना मुझसे पूछे ही क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मुझे लगेगा कि मेरा कोई अलग विचार कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मैं कोई स्टार्टअप लेके आया हूं और मैंने आपसे शेयर किया, आपने उसको कर लिया, तो इससे क्या होगा, कुछ मैं नया सोच पाऊंगा, नहीं सोच पाऊंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसका जो बौद्धिक संपदा है, सबसे पहले उसका अधिकार है, जब वह किसी को अनुमति दे तभी उसका क्या करे, कोई व्यक्ति यूज करे। इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, विचार आता है, आइडिया आता है, कोई तकनीकी का हम विकास करते हैं, वो सब आता है। और इन्हीं सभी चीजों को हम सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब जो आपने लिखा,
पेटेंट, आपने कुछ बनाया, कुछ मान लीजिए आपने कोई मसाला बनाया, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाया, तो आपको लगता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स की जो रेशियो है वो आपके पास ही सिर्फ जानकारी, तो पेटेंट है आपका। ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, आदि चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब देखिए है क्या, एक जो है कि जो संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, इंग्लिश में जो है कि इसको यूएसआरटी या यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, प्रतिनिधि। तो देखिए क्या है, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि अर्थात यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि वह लोग हैं जो व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापार किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? व्यापार का संयुक्त राज्य अमेरिका का, अर्थात एक ग्रुप है। एक ग्रुप क्या करता है, यह देखता है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अर्थात इसका पूरा मोटो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार के लिए उन सभी चुनौतियों और संभावनाओं को तलाशना जिससे क्या होता है, अमेरिका का व्यापार प्रभावित होता है। तो ये देखिए यूएसआरटीए द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को क्या किया जाता है, एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है स्पेशल 301। अब स्पेशल 301 इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ का जो ट्रेड एक्ट है यूएसए का, उसका जो कि 1974 में बना था, उसका सेक्शन 301 में यह कहा गया है कि अमेरिका उन सभी गतिविधियों को देखेगा या उन सभी चीज़ों पर नज़र रखेगा जिसके वजह से यूएसए का ट्रेड प्रभावित होता है या जिसको दूर करके यूएसए का ट्रेड बढ़ाया जा सकता है। और इसी के तहत क्या बना है, यूएसआरटी अर्थात संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि बना है। तो यह क्या करता है, स्पेशल 301 जो कि अपने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत यह बनाता है, इसी को बोलते हैं 301 रिपोर्ट। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इसमें क्या किया जाता है, यह देखा जाता है कि आखिर जिन देशों के साथ यूएसए के व्यापार होते हैं वहाँ पे कॉपीराइट की दशा क्या है, पेटेंट के नियम क्या हैं, ट्रेडमार्क के नियम क्या हैं, भौगोलिक संकेतक के नियम अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के नियम क्या हैं, और इंडस्ट्रियल डिजाइन के नियम क्या हैं। कुल मिलाकर बौद्धिक संपदा कानून किस प्रकार के हैं, या फिर वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनके वजह से हमारा अमेरिका का व्यापार प्रभावित होता है। इन सभी चीज़ों को जारी किया जाता है किसमें, स्पेशल 301 रिपोर्ट में। अब जब ये स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की जाती है तो इसमें दो लिस्ट होती हैं। पहला लिस्ट होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और दूसरा होता है वॉच लिस्ट। ध्यान दीजिए शब्द क्या है, स्पेशल 301 रिपोर्ट में क्या होते हैं, दो प्रकार की लिस्ट होती है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जो देश शामिल होते हैं उनमें उन देशों के क्या किया जाता है, वह देश शामिल किए जाते हैं जिसके नियम और कानून अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंताजनक का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में उन्हीं देशों को शामिल किया जाएगा जिन देशों के कानून क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करते हैं या जिनके वजह से अमेरिका का व्यापार प्रभावित होता है। वहीं वॉच लिस्ट में इससे कम महत्वपूर्ण देशों को रखा जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि क्या है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जैसे कि हमने कहा कि वो सबसे प्रायोरिटी में ऊपर हैं कि इन देशों को हमको नज़र रखना। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपके लिए आसान होगा। अमेरिका की एक कंपनी है, मान लीजिए वो दवा बनाती, दवा बनाने हुए इंडिया में आई और जैसे उसने अपने क्या किया, एक कंपनी लगाया, मालूम चला बगल में दूसरे दिन कंपनी खुल गई और जिस प्रकार के प्रोडक्ट वो बनाती थी इंडिया की कंपनी प्रोडक्ट बनाने लगी। तो अब क्या था कि जो स्पेशलाइजेशन था, जो पेटेंट था, जो दवा पर उसका अधिकार था, वह इंडिया की कंपनी ने क्या किया, ले लिया। ये किसके वजह से हुआ, अब जो है कि वह अमेरिकी कंपनी इंडियन सरकार या यहाँ के कोर्ट से कहती है ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन है। तो यहाँ का कानून यह कहता है कि नहीं, कोई उल्लंघन नहीं है। अब देखिए अमेरिकी कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो स्वाभाविक है इसी तरह से हर कंपनी के संदर्भ में सोचें तो क्या होगा, कंपनियों का जो अधिकार है, जो उनकी संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित, उनका क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। इसी के कारण वो दो लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जिनमें सबसे गंभीर समस्या है और उनसे कम गंभीर जिन देशों में समस्या है उनको वॉच लिस्ट में हम डाला जाता है। अर्थात प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब उन देशों से है जिनमें अमेरिका का व्यापार सर्वाधिक प्रभावित होता है। और व्यापार कैसे प्रभावित होता है, उन देशों में जो बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं, वह कानून अमेरिकी कंपनियों के अधिकारों का पूरी तरह से संरक्षण नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से अमेरिकी की कंपनियों को क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए, अब इस जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किसी देश का होना यह बताता है कि इन देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों में गंभीर खामियां हैं और जिन पर क्या करता है यूएसआरटी अर्थात संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि को ध्यान देने की जरूरत है। और इस वजह से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे क्या होता है, अमेरिका का व्यापार प्रभावित होता है। हाल ही में क्या किया गया है, जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जारी किया गया है इसमें भारत भी शामिल है। अर्थात भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे हैं जिनके वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है, घाटा होता है, या उनकी कंपनियों को जिस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जरूरत होती है वह इंडिया में नहीं। सिर्फ भारत को नहीं शामिल किया गया है, इसमें 9 अन्य देश अर्थात टोटल 10 देशों को शामिल किया है। इन अन्य 9 देश है अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, चीन है, इंडोनेशिया है, रूस है, सऊदी अरब है, यूक्रेन और वेनेजुएला है। वर्ष 2019 जो लास्ट ईयर जारी की गई थी रिपोर्ट, उसमें 11 देश थे जिसमें कुवैत शामिल था। कुवैत को अब हटा दिया गया है। तो इस तरह से अब कितने बचे, 10। पिछले साल का इसलिए बताना जरूरी था, कई बार जो है कि ऐसे तुलनात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखिए चीन को इसमें जो शामिल किया गया है, चीन को कहा गया है चीन में जो है कि जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अर्थात फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की नीति अपनाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी, बाहरी कंपनी, मान ली अमेरिका की कंपनी है, चीन के बाजार में प्रवेश करना चाहती है अर्थात वहां चाहती है कि अपने प्रोडक्ट बेचे, वहां पर प्रोडक्शन करें, तो कहा चीन की सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि हम ठीक है, आप हमारे मार्केट में एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बताना होगा कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी जो है कि कोई मोबाइल जो अच्छा उसने जनरेट किया, वह चाहती है चीन में प्रोडक्शन करे, और अगर वह बता देगा, अमेरिका जो कंपनी बता देगा, तो चीन में प्रोडक्शन होने लगेगा। लेकिन चीन जबरदस्ती ऐसा करवाता है, अदरवाइज वो एक्सेस अपनी मार्केट में नहीं देता है। तो इसको काफ़ी चिंताजनक बताया गया है अमेरिकी कंपनियों के संदर्भ में, और ये है भी चिंताजनक। अगर ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है कि पहले आप अपनी टेक्नोलॉजी के विषय में बताइए, तो कहीं ना कहीं खतरा। भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि भारत में लंबे समय से अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के ढांचे में पर्याप्त सुधार नहीं किया है और इसी के कारण इसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल करना पड़ा। अर्थात यहाँ जो अमेरिका की कंपनियां आती हैं उनको यहाँ पे पेटेंट प्राप्त करना, पेटेंट जो उनको मिला हुआ उसको बनाए रखना अर्थात उसका कोई उल्लंघन ना करे, उन्हें लागू करना अमेरिका के अनुसार काफ़ी कठिन है। विशेषकर जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कत होती है। इससे यह कहा गया कि इससे क्या होता है, यूएसए का जो है कि व्यापार प्रभावित होता है। इस कारण इसको क्या किया गया, शामिल किया है। ठीक इसी तरह से जो अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया है उसमें क्या किया गया है, इसी वजह से शामिल किया गया है कि कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। इसके साथ साथ जो है कि एक वॉच लिस्ट भी शामिल की गई है, और वॉच लिस्ट में जो है कि कौन कौन 23 देश शामिल किए गए हैं। इसमें जो है कि ब्राज़ील है, कनाडा है, कोलंबिया है, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे 23 देश हैं। तो जो वॉच लिस्ट में शामिल देश हैं जैसे ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये जो देश हैं इनका मतलब ये है कि वह देश हैं जहां पर कानून ऐसे हैं जिनसे अमेरिका की कंपनियों को नुकसान होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल देशों से कम। इसका कुल मिलाकर इतना है। स्टूडेंट, आई होप आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। तबीयत बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है, इसलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।